हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे जो कि बेसिकली बेस्ड है मीन वैल्यू थ्योरम्स पर। ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर पोर्शन में दो थ्योरम इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला तो है रोल्स थ्योरम जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और दूसरा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलएमवीटी करके बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। क्या है रोल्स थ्योरम? मान लो हम लोग को एक फंक्शन दिया गया f(x) जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। सो इफ अ फंक्शन f(x), ठीक है ना, हम लोग एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है, जो फॉलोइंग थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहला कंडीशन तो है कि f(x) जो है वो कंटीन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है ना। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी पता होना चाहिए सबको। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन है कि f(x) जो है वो कंटीन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a, b। सेकेंड कंडीशन है f(x) जो है वो डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल a, b। और थर्ड कंडीशन है f(a) = f(b). ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ उसी से में ही रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। अगर एक फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। तो अगर एक फंक्शन इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा है? रोल्स थ्योरम सिंपली ये बोल रहा है कि a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा वैल्यू आएगा c का जहां पर f' जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम पूरा स्टेटमेंट एक बार पढ़े तो क्या बोल रहा है रोल्स थ्योरम में? इफ अ फंक्शन f(x) satisfies the following condition: f(x) is continuous in closed interval a, b, f(x) is derivable in open interval a, b, and f(a) is equal to f(b)। ठीक है ना। अगर एक फंक्शन इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सिर्फ तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा उस फंक्शन के लिए। ठीक है ना। तो अगर एक फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे देन रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट, ठीक है ना, रोल्स थ्योरम ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c which belongs to open interval a, b such that f' is equal to 0। ठीक है। तो अगर एक फंक्शन इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम a और b के बीच में, ठीक है ना, a और b के बीच में, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग a एंड b, ओपन इंटरवल a, b का है, ये सब ध्यान देने का जरूरत है। ओपन इंटरवल a, b दिया हुआ है, दैट मींस एक्सक्लूडिंग a एंड b। ठीक है ना। तो a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा c का, ठीक है ना, एटलीस्ट वन वैल्यू लिखा हुआ है, दैट मींस कम से कम एक ऐसा वैल्यू पॉसिबल होगा c का, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। कम से कम एक वैल्यू ऐसा c का पॉसिबल होगा जहां पर f' जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली रोल्स थ्योरम है। तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है ना। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो कि हमको एक ऐसा ही फंक्शन दिया गया है, ये मेरा वो फंक्शन है y = f(x). ठीक है ना। हम लोग एक फंक्शन दिया गया y = f(x) जो कि कंटीन्यूअस है। ठीक है ना। ग्राफिकली एक फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है ये कैसे समझ में आएगा, ये हम लोग ऑलरेडी कंटिन्यूटी चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है ना। अगर कहीं भी ब्रेक ना आए तो बेसिकली फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। साथ ही साथ f(x) जो वो डेरिवेबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a, b। दैट मींस कहीं पे भी कोई शार्प पॉइंट ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिकली मान लो हम लोग इस तरीके से एक स्मूथ कर्व दिया हुआ है जो कि कंटीन्यूअस भी और डेरिवेबल भी है। साथ ही साथ f(a) = f(b) है। ठीक है ना। ये मेरा a है, ये मेरा b है, देख सकते हैं दोनों पॉइंट पे y मेरा इक्वल है। ठीक है ना। तब अगर एक फंक्शन इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा c जहां पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना। f' जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना। डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि dy/dx जो है ये ज्योमेट्रिकली टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सो f' जो है ये टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है at x = c। ठीक है ना। सो f' = 0 का मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना। और किस लाइन का स्लोप जीरो होता है? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना। सो रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर एक फंक्शन इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा c जिस पॉइंट पे टेंजेंट टू द कर्व विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है ना। टेंजेंट टू द कर्व विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। f' जो है वो ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है टू द कर्व एट x = c।
तो अगर एफ डैश ई जीरो हो जाए तो इसका मतलब स्लोप जीरो हो जा रहा है। और किसका स्लोप जीरो होता है? अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट मींस स्लोप जो है वो मैंने टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो जहां तक बात है सवाल का, इस पर्टिकुलर पोर्शन से सवाल कैसे पूछेगा? इस पर्टिकुलर पोर्शन से सवाल सिर्फ दो टाइप का पूछता है, ठीक है ना। सबसे पहला जो टाइप पूछता है वो तो बोल सकता है, जो मेनली जो पूछता है वो ये कि एक फंक्शन दे देगा, इंटरवल दे देगा ए और बी, बोलेगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा कि हम लोग एक फंक्शन दे दिया, इंटरवल दे दिया, बोल रहा है कि वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग को ये तीन कंडीशंस चेक करना पड़ेगा कि वो जो मेरा गिवन फंक्शन है वो इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली जब भी वेरीफाई पूछता है तब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता ही होता है, ठीक है ना। एक बार हम शो कर दी कि मेरा गिवन फंक्शन इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं, ठीक है ना। हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स में एक्स की जगह सी पुट करते हैं और फिर उस एफ डैश सी को इक्वल टू जीरो करके हम लोग सॉल्व करके सी का वैल्यू निकालते हैं। हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यू निकले सी का, लेकिन हम सिर्फ वही वैल्यूज रखेंगे सी का जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है ना। कम से कम एक ऐसा वैल्यू सी का पॉसिबल होगा ही होगा जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। जैसे ही हम लोग को वो सी का वैल्यू मिल जाएगा, मेरा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग को जब भी सवाल देगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरा जो गिवन फंक्शन है वो इस तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कैसे चेक करेंगे वो हम लोग बाद में थोड़ा देखेंगे, पहले एक बार हम लोग ये तीन कंडीशंस चेक करेंगे। मान लो कि अगर एक फंक्शन अगर इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, हम शो कर दिए कि मेरा गिवन फंक्शन इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स के जगह सी पुट करके हम लोग एफ डैश सी निकालेंगे, ठीक है ना। पहले डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने पे जो मिलेगा उसमें हम लोग एक्स की जगह सी पुट करेंगे, फिर एफ डैश सी को इक्वल टू जीरो करके हम लोग सॉल्व करके सी का वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा सी का वैल्यू मिले, लेकिन हम लोग सिर्फ वही वैल्यू रखेंगे सी का जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। अगर एक भी ऐसा वैल्यू निकल के सी का तो मेरा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला टाइप का सवाल आया। दूसरा टाइप आया जब हमसे पूछेगा कि चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। मतलब फॉर अ गिवन फंक्शन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है वो हम लोग को चेक करना है। जब खाली एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा तब हम लोग सिर्फ ये तीन कंडीशंस को चेक करेंगे, तब उससे में सी का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जब वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कंडीशंस भी चेक करेंगे प्लस सी का वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन जब एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा तब हम लोग खाली बस तीन कंडीशंस चेक करेंगे। अगर इस तीन कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है ना, इन तीन में से अगर एक भी कंडीशन अगर मेरा गिवन फंक्शन सेटिस्फाई नहीं किया तो बेसिकली रोल्स थ्योरम उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब सवाल यही रहा कि हम लोग ये तीन कंडीशंस चेक कैसे करेंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी तो चेक करना काफी आसान है, हम लोग को ए और बी सवाल में ऑलरेडी दे देगा। तो एक बार हम लोग एक्स की जगह ए पुट करेंगे, एक बार हम लोग एक्स की जगह बी पुट करेंगे, पुट करके चेक करेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। बचा ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हम लोग कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां से कुछ कुछ आइडिया ऑलरेडी स्टूडेंट लोगों को लग चुका होगा। कंटिन्यूटी बेसिकली चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा गिवन फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, ठीक है ना। अगर एक ऐसा पॉइंट हुआ जहां पे वो मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाए तो बेसिकली फंक्शन उस इंटरवल में कंटीन्यूअस नहीं होगा। जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² इन क्लोज इंटरवल -2, +2, ठीक है ना। तो जब ऐसा दे देगा तो a मेरा बेसिकली -2 हो गया और b मेरा +2 हो गया।
ठीक है ना। सो एफ ऑफ -2 जब निकालेंगे तो ये तो सिंपली 1/-2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/4 हो गया। सिंपली x की जगह -2 पुट कर दिए। और एफ ऑफ 2 निकालने के लिए हम लोग x की जगह 2 पुट कर दे देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि ये भी 1/4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। सो ऑब्वियस सा बात है कि थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पहला दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है ना। देखो हम लोग को फंक्शन बेसिकली दिया हुआ है 1/x² दिया हुआ है और इंटरवल है मेरा -2 से +2। सो -2 से लेके +2 के बीच में एक ऐसा वैल्यू है x का जहां पे मेरा गिवन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। कौन सा वो वैल्यू है? वो है x = 0। ठीक है ना। जब हम x की जगह 0 जब इसमें पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होते ही बेसिकली फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दैट मींस एट x = 0 द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, दैट मींस इट इज बेसिकली डिसकंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2, +2। और अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो डेरिवेबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हो रहा कर रहा, मतलब इसके रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये मेरा पहला एग्जांपल था। और एक हम लोग एग्जांपल अगर ले, मान लो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है fx = x⁴ इन क्लोज इंटरवल -1, +1। ठीक है ना। तो जब हम लोग f of -1 जब निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा -1⁴ जो कि बेसिकली 1 हो जाएगा। ठीक है ना। -1 का क्यूब रूट जब किया तो -1 आया, उसका स्क्वायर जब कर दिए तो 1 हो गया। और f of 1 जब निकालेंगे तो ये 1⁴ यानी कि ये भी 1 आएगा। दैट मींस f of -1 = f of 1 ऐसा हो गया। दैट मींस मेरा गिवन फंक्शन जो है वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो बात हुआ थर्ड कंडीशन का। पहला दो कंडीशन का क्या हुआ? जब हम लोग कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरा फंक्शन दिया हुआ है x⁴ दिया हुआ है। ठीक है ना। x⁴ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, चाहे x नेगेटिव हो, 0 हो, जो हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मेरा जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल -1, 1। लेकिन जब आ रहा है डेरिवेबिलिटी का, हम लोग डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग f' निकालते हैं। f' जब निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग को x⁴n की तरह इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या होता है? n × x⁴n-1। ठीक है, सो दैट मींस ये आ जाएगा 2/3 × x⁴1/3। ऐसे इसका बेसिकली डेरिवेटिव आ जाएगा। 2/3 -1 करने पे -1/3 हुआ तो वो नीचे चला के तो x⁴1/3 ऐसा आ गया। ठीक है ना। तो ये मेरा f' निकला। तो क्या इस पूरे इंटरवल में कोई ऐसा वैल्यू है जहां पे f' अनडिफाइंड हो जाए? हाँ, अगेन एट x = 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब f' जो है ये अनडिफाइंड हो जा रहा है एट x = 0। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1, 1। तो जो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, तो इसका मतलब मेरा गिवन फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग को चेक करना पड़ता है। f of b = f of b चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि क्या मेरे गिवन इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट अगर हुआ जहां पे वो अनडिफाइंड हो रहा है तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए हम पहले f' निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या कोई ऐसा इंटरवल पॉइंट है उस इंटरवल में जहां पे f' अनडिफाइंड हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब वो डेरिवेबल भी नहीं होगा, तो उसके लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये मेरा पहला थ्योरम था, रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग सेकंड में जाते हैं जो कि है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। इन फैक्ट रोल्स थ्योरम जो है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड थ्योरम में जाते हैं जो कि मीन वैल्यू थ्योरम का लास्ट है। ये है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं LMVT। कहीं कहीं पे LMVT भी करके लिखा जाता है। LMVT मतलब सिंपली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या है? इफ अ फंक्शन fx satisfy the following conditions। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह ही है। इफ अ फंक्शन fx satisfy the following conditions, क्या क्या कंडीशंस है? इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस है।
ठीक है, पहला कंडीशन तो आया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है ना। सबसे पहला कंडीशन तो ये आया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड कंडीशन क्या आया, सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो मान लो हम लोग एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स जो इस दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑलरेडी मेरा रोल्स थ्योरम में भी था। पहला है कि एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, सेकेंडली एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाला कंडीशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये दो कंडीशन मेन है इसमें, ठीक है ना। मेरा गिवन फंक्शन को इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, सिर्फ तभी एलएमडीटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए उन तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी था, लेकिन एलएमडीटी एप्लीकेबल होने के लिए सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर एक फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब एलएमडीटी क्या बोल रहा है, देन एलएमडीटी स्टेट्स दैट there exists at least one value of c, ठीक रोल्स थ्योरम की तरह ही है। रोल्स थ्योरम में भी सेम इसी तरीके के स्टेटमेंट था, ठीक है ना, बस उसमें तीन कंडीशन था, इसमें से दो कंडीशन है। then LMDT states that there exists at least one value of c which belongs to open interval a comma b, इसमें भी ओपन इंटरवल ही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें f dash c is equal to 0 था, इसमें क्या हो जाएगा, there exists at least one value of c which belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a whole divided by b minus a, ठीक है। तो उसमें f dash c 0 था, इसमें f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखने पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस अगर f of a is equal to f of b अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा f dash c 0 हो जाएगा। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम जो है वो एलएमडीटी का एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम जो है वो एलएमडीटी का एक स्पेशल केस है। अगर f of b इक्वल टू f of b अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा f dash c 0 हो जाएगा। तो ये मेरा बेसिकली एलएमडीटी है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग देखें तो एलएमडीटी का मतलब क्या होगा, एलएमडीटी क्या सिग्निफाई कर रहा है, जैसे मान लो ये हम लोग एक कंटीन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, कंटीन्यूअस भी और डेरिवेबल भी है, ठीक है ना। से सपोज ये मेरा पॉइंट है ए, यहां पे ये एफ ऑफ ए है, ये है बी, और ये है एफ ऑफ बी, ठीक है ना। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली इस कॉर्ड का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए जो इस कॉर्ड का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, देख सकते हैं सिंपली y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये सिंपली एक लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at x is equal to c, तो टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर है, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या, m1 is equal to m2, मतलब टेंजेंट जो हो जाएगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा एलएमडीटी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एलएमडीटी अगर एक फंक्शन इस दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि fx कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b और सेकेंडली fx डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है ना, देन अकॉर्डिंग टू एलएमडीटी a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा c जहां पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे मेरा टेंजेंट जो था वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, यहां पर टेंजेंट जो वो मेरा पैरेलल टू द कॉर्ड हो जाएगा जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, ठीक है ना। यहां पे मेरा टेंजेंट जो पैरेलल टू द कॉर्ड हो जाएगा। जहां तक बात है सवाल का, सवाल मेरा वही दो टाइप का आएगा जो दो टाइप मेरा रोल्स थ्योरम में था। पहला आ सकता है वेरीफाई करने देगा, वेरीफाई एलएमडीटी। कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरा जो गिवन फंक्शन है वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही चेक करेंगे जैसे हम लोग रोल्स थ्योरम में बताए थे। हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखेंगे क्या a कॉमा b में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। अगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है तो फंक्शन बेसिकली कंटीन्यूअस होगा। और सिमिलरली डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है,
अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग एफ डेस एक्स पहले करेंगे और फिर एफ डेस एक्स में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ डेस एक्स मेरा अनडिफाइन हो जा रहा है। अगर अनडिफाइन हो गया तो मतलब एफ एक्स मेरा डेरिवेबल नहीं है ओपन इंटरवल ए बी में, और अगर कहीं पे भी एफ डेस एक्स अगर अनडिफाइन नहीं हो रहा है तो मतलब एफ एक्स डेरिवेबल होगा। ठीक है ना। तो मान लो कि अगर एक फंक्शन में इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जनरली जब भी वेरीफाई करने के लिए देगा, चाहे वो रोल्स थ्योरम के लिए हो या एलएमटीटी के लिए हो, वो जनरली गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है ना। तब हम लोग एफ डेस एक्स निकालेंगे, एक्स की जगह सी पुट करेंगे। ठीक है ना। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए ये सब निकालेंगे और हम लोग एफ डेस सी को हम लोग इसके इक्वल करके हम लोग सॉल्व करके सी का वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यू निकले सी का, ठीक है ना, या एक भी निकल सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर निकले तो हम लोग सिर्फ वही वैल्यू लेंगे सी का जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा हो, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है ना। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब ए और बी के बीच में। ठीक है ना। ए इज लेस देन सी विच इज लेस देन बी। ठीक है, मतलब सी का वैल्यू ए और बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तब हम लोग सिर्फ वही वैल्यू रखेंगे सी का जो ए और बी के बीच में आएगा। अगर एक भी ऐसा वैल्यू निकल के सी का तो मेरा एलएमटीटी वेरीफाइड हो जाएगा। और सेकंड जो सवाल इसमें पूछ सकता है वो यही कि एप्लीकेबल है कि नहीं है एलएमटीटी, तो उसके लिए हम जस्ट ये दो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है ना। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एलएमटीटी एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। सो सिंपल सा है, दोनों चीज एक जैसे ही है। ठीक है ना। इनफैक्ट रोल्स थ्योरम जो है वो एलएमटीटी का एक स्पेशल केस ही है। अगर एलएमटीटी अगर याद रख लेंगे तो रोल्स थ्योरम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, जब वेरीफाई करने के लिए देगा तब कंडीशन तो चेक करेंगे प्लस सी का वैल्यू भी निकालेंगे और सिर्फ वही वैल्यू रखेंगे सी का जो ए और बी के बीच में लाई करे। लेकिन जब एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा तब हम लोग सिर्फ कंडीशंस को चेक करेंगे। क्लियर। सो ये मेरा मीन वैल्यू थ्योरम था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ सवाल सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।